गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का एक और महत्वपूर्ण बिंदु शब्द निर्माण पर विस्तारपूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी परीक्षा हो। तो हम बात करते हैं अपने टॉपिक की, शब्द निर्माण। तो बेटा, शब्द निर्माण जो है वो सिर्फ उपसर्ग और प्रत्यय से नहीं होता, संधि और समास से भी होता है। ये चारों बिंदु जो है वो शब्द निर्माण में सहायक है। शब्दों का निर्माण इन चारों की सहायता से होता है। तो अब बात करते हैं हम परिभाषा की। लेकिन बेटा, उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी कि जब भी हम कोई टॉपिक यहाँ करते हैं उसको आप ये ना समझे कि ये मुझे पहले से ही आता है। जब भी आप उसको देखेंगे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा और वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो परिभाषा की हम बात करते हैं। जो शब्दांश किसी अन्य शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करके उनके अर्थों में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। बच्चों, वैसे तो हम आमतौर पर डेफिनेशन जो है, एक सरल सी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जो शब्दांश सबसे पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। कि जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। और प्रत्यय में हम कहते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। लेकिन बेटा, वो परिभाषा जो है वो पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि उपसर्ग जो है वो हमेशा अर्थ में परिवर्तन ही नहीं लाते हैं। काफ़ी बार अर्थ शब्द जो नया शब्द बनता है उसके अर्थ में विशेषता भी लाते हैं, ठीक है। और काफ़ी बार जो है उसका अर्थ बदल भी देते हैं और नया शब्द भी बना देते हैं। यानी कि जो शब्द हमारे पास है उससे ठीक जो है नया शब्द बन जाता है। तो ये जो परिभाषा है ये ज़्यादा उपयुक्त है। यानी कि क्योंकि उपसर्ग जो है, एक बार फिर ध्यान से सुनना, ये शब्द के अर्थ में विशेषता भी लाते हैं, परिवर्तन भी लाते हैं और इनके निर्माण से नया शब्द भी बनता है। नया शब्द भी बनता है। मैं एग्जाम्पल के द्वारा ये सारी बातें आपको स्पष्ट करती हूँ। मान लीजिए हमने एक शब्द लिया पुत्र, ठीक है। हमने इसके आगे कु उपसर्ग जोड़ दिया। पुत्र के आगे क्या जोड़ा हमने? कु उपसर्ग जोड़ दिया। तो इससे क्या हुआ कि ये बिल्कुल अर्थ इसका बदल गया। तो ये तो हुआ कि इसका अर्थ बदल जाता है। उसका एक उदाहरण हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया सुंदर और इसके आगे हमने अति उपसर्ग लगा दिया। क्या लगा दिया? अति उपसर्ग। तो ये क्या हुआ? इसके अर्थ में विशेषता, यानी कि ये जो शब्द है इसके अर्थ में विशेषता आ गई। क्या शब्द नया क्या बना? अति सुंदर। ऐसे ही हम एक और शब्द लेते हैं हार। हार हम क्या समझते हैं? हार जीत, ठीक है ना, हार। लेकिन इसके आगे मैंने आ उपसर्ग लगा दिया तो नया शब्द क्या बना? आहार, जो कि बिल्कुल ही इससे अलग है। लेकिन हम इसको विपरीत नहीं कह सकते, ये एक नया शब्द ही नया बन गया। अति सुंदर लिखने से क्या हुआ? इसके शब्द में विशेषता आ गई और यहाँ पर जो है विपरीत अर्थ हो गया। तो इस प्रकार उपसर्ग जो है हमारा वो 3 तरह के कार्य करता है। अब बात आती है कि उपसर्ग की विशेषताएं। बेटा, इन विशेषताओं पे आप ध्यान देना। ये क्या है? पहली कि इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। ध्यान देना कि इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन काफ़ी बच्चे कहते हैं कि मैम, जहाँ मान लीजिए कि आपने कहीं पर भी जैसे ए उपसर्ग लगा देते हैं हम, ए उपसर्ग, और ये नहीं के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अज्ञान, अनाथ। तो यहाँ जो ये ए उपसर्ग है ये नहीं के अर्थ में है। अगर हम इसको ये माने कि ए का अर्थ नहीं होता है तो क्या हम जहाँ पर नहीं प्रयुक्त करना है, क्या वहाँ पर हम ए का प्रयोग कर सकते हैं? जैसे तुम्हें बाहर नहीं जाना,
मैंने कहा तुम्हें बाहर नहीं जाना। तो क्या इस वाक्य को हम ऐसे लिख सकते हैं, तुम्हें बाहर जाना? तो क्या इसका कोई अर्थ हुआ? नहीं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन उपसर्ग के रूप में जब इनका प्रयोग होता है तब उसमें इनका अपना अलग अर्थ निकल जाता है, लेकिन इनका अपना अलग से कोई अर्थ नहीं होता। इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि इनका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है, ये विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। देखो बेटा, आपको ये दिखने में साधारण सी लाइन लग रही होगी, लेकिन एक बात बताओ, आपसे कोई सीधे ये पूछता है कि उपसर्ग और प्रत्यय जो है इनको हम किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं, तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, कि किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। हम कह देते हैं मूल शब्द, ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि ये विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। अब हमसे कोई कहे कि क्यों अविकारी के साथ क्यों नहीं जुड़ते, सीधी सी बात है, अभी हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी कि इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, ये किसी मूल शब्द के साथ लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, जबकि अविकारी जो शब्द होते हैं उनका तो रूप कभी बदलता ही नहीं, इसलिए ये किन के साथ आगे या पीछे लगते हैं, विकारी शब्दों के आगे या पीछे लगते हैं। नेक्स्ट है, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, इस पर हम बात पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट है, उपसर्ग के योग से, ध्यान देना, उपसर्ग के योग से संधि पद बनाए जा सकते हैं। उपसर्ग के योग से संधि पद बनाए जा सकते हैं, प्रत्यय के योग से नहीं। नेक्स्ट है सामासिक पद, यानी कि समास जो है वो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के निर्माण से ही बनाए जा सकते हैं। तो बेटा ये कुछ विशेषताएं हैं, इनकी तरफ आपको विशेष ध्यान देना है और ये याद भी रखने हैं, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम्स में इसी प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। कुछ विशेषताएं दी जाती हैं, उनमें ये पूछा जाता है कि उपसर्ग और प्रत्यय की कौन सी विशेषता है, या फिर ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से उपसर्ग और प्रत्यय की कौन सी विशेषता नहीं है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो पहला नियम है कि इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको यानी कि का अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब ये उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं तब इनका प्रयोग नहीं के अर्थ में होता है, अन्यथा हम नहीं की जगह का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके साथ ही बेटा एक उनकी विशेषता और भी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान देने योग्य बात है कि उपसर्ग और प्रत्यय जो हमारे हैं ये क्या है, ये शब्दांश हैं। क्या है ये? शब्दांश, यानी कि ये पूर्ण शब्द नहीं है, शब्द के अंश हैं। शब्द के क्या है? अंश। जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं और जो शब्द के पीछे लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। तो जब भी आप परिभाषा बताते हैं या परिभाषा एग्जाम में आती है तो वही परिभाषा ठीक होगी जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय के लिए शब्दांश शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगर हम कहें कि उपसर्ग और प्रत्यय वे शब्द हैं तो वो हमारी जो परिभाषा है वो गलत होगी, क्योंकि ये शब्द नहीं है, ये क्या है? शब्दांश। ठीक है, अब बात करते हैं प्रत्यय की कि प्रत्यय जो है, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जो शब्दांश किसी मूल शब्द के अंत में यानी कि पीछे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। बेटा आपको जो ये है ये मुख्य शब्द है, इसकी परिभाषा का ये याद रखना है कि वे शब्दांश जो आगे जुड़ते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, जो पीछे जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं उपसर्ग के भेद। तो उपसर्ग जो है इनके 3 भेद हैं। संस्कृत के उपसर्ग इनकी संख्या 22 है, हिंदी के उपसर्ग इनकी संख्या भी 22 है। ठीक है, लेकिन 2 उपसर्ग जो है उनको काफ़ी बार अलग मान लिया जाता है तो उनको हम 24 भी कहते हैं, जैसे सत और सत, उनको अलग अलग किया जाता है तो 24, अन्यथा ये भी 22 ही है।
विदेशी भाषाओं के उपसर्ग, वे उपसर्ग जो दूसरी भाषाओं के हमारी भाषा में सॉरी हम प्रयोग करते हैं, वो है विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। लेकिन बेटा एक बात और आपको ध्यान देना है कि अगर संस्कृत के उपसर्ग हैं तो संस्कृत के शब्द से पहले ही लगेंगे, ऐसे ही हिंदी के हिंदी से और विदेशी भाषाओं के विदेशी भाषाओं के साथ ही लगेंगे। तो अब मैं आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से जो है उपसर्ग के विषय में विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। देखो बच्चों, क्योंकि बेटा इतना सब कुछ लिखने में बहुत अधिक टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने एक ये आपके सामने कुछ उदाहरण लेके आई हूँ। देखिए, अब इधर ही जो है ये कुछ संस्कृत के उपसर्ग हैं। पहला है अव। अव का अर्थ क्या होता है? नीचे। तो अव गुण, अवनति, अवरोह, अवशेष, अवसान। तो यहाँ क्या है, ये आगे क्या है? उपसर्ग, और पीछे है ये मूल शब्द। क्या है? पीछे मूल शब्द है और आगे क्या है? उपसर्ग। ऐसे अधि, अधिकार, अधिपति, अधिकारी, अधिकृत, अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट है अति, अत्यधिक। अब काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मैम यहाँ पर तो अति की मात्रा नहीं लगी है, लेकिन बेटा शब्द निर्माण जो है मैंने पहले बताया था आपको कि 4 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से। संधि से, समास से, उपसर्ग से और प्रत्यय से। तो यहाँ पर ये क्या है? ये संधि है। अति योग अधिक। अगर आपने यण संधि देखी होगी तो समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है। यहाँ पर ये तय आधा हो जाता है ई और ए के मेल से, और यहाँ क्या बनेगा? ये यण संधि, अत्यधिक। ठीक है। ऐसे ही अति प्लस में आचार, अत्याचार, अति प्लस में अंत, अत्यंत, और अति प्लस रिक। ठीक है। तो यहाँ ये संयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये संधि है, और अगर आपको संधि नहीं आती है तो इसको समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, इसलिए आप संधि का टॉपिक अच्छे से देखना। नेक्स्ट है आ। आ का क्या होता है? तक, आदान, आचरण, समेत भी होता है और उल्टा भी होता है। आजीवन। ठीक है। आगमन, आरक्षण, आक्रमण। ऐसे ही उत मतलब ऊपर, ऊंचा, श्रेष्ठ, जैसे उत्कृष्ट, उन्नति, उद्धार, उद्योग, उद्गम, उत्पत्ति। तो बेटा आपको समझ आ गया होगा कि उपसर्ग का प्रयोग जो है वो किस प्रकार से होता है। अब हम बात करते हैं प्रत्यय की। तो सबसे पहले प्रत्यय की डेफिनेशन, परिभाषा मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। अब बात आती है कि प्रत्यय का अर्थ क्या होता है। प्रत्यय शब्द जो है प्रति, योग, आय, इनसे मिलकर बना है। तो प्रति का क्या अर्थ होता है? प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, साथ में पर बाद में, बाद में। और आय का अर्थ होता है चलने वाला। क्या होता है? चलने वाला, यानी कि जो शब्द के साथ में, ठीक है, लेकिन बाद में चलता है, यानी कि ये वे शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के बाद में लगते हैं। अब बात आती है प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। बेटा डेफिनेशन, इनकी जो परिभाषा है उनको आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि एग्जाम में अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कौन से प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं, कृ धातु मतलब क्रिया, ठीक है ना, क्योंकि क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, कृ मतलब क्रिया यानी कि धातु। ये तो जो प्रत्यय धातु में जोड़े जाते हैं, धातु में जोड़े जाते हैं और एक नया शब्द बनता है, उसे हम कहते हैं क्या? कृत प्रत्यय। ठीक है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये उपसर्ग और प्रत्यय विकारी शब्दों में जुड़ते हैं।
तो विकारी शब्द क्या होते हैं? एक तो क्रिया होती है और क्या है हमारे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो तदित प्रत्यय की क्या डेफिनेशन हुई कि वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगकर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तदित प्रत्यय। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपका जो ये टॉपिक है वो अच्छे से स्पष्ट हो जाए और आपको समझ आ जाए। सबसे पहले हम कृत प्रत्यय के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमारा प्रत्यय है अक, ठीक है। अब हमने धातु क्या ली? लेख, ठीक है। लेख क्या है? धातु, और इस पे हमने अक प्रत्यय जोड़ दिया तो नया शब्द क्या बना हमारा? लेखक। क्या बना? लेखक, ठीक है। और हाँ, एक बात और आपको ये ध्यान रखना है कि कृत प्रत्यय जो है वो धातु के पीछे जुड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे क्रिया शब्द बनते हैं, ठीक है। उससे संज्ञा शब्द भी बन जाते हैं। जैसे लेख के अक प्रत्यय जोड़ा, ये मूल शब्द हो गया, धातु हो गई हमारी, और ये अक प्रत्यय हो गया, नया शब्द क्या बना? लेखक। ऐसे ही जैसे सूख, ये क्या है? ये मूल शब्द है, धातु है, और इसके हमने आ प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या शब्द बना? सूखा। क्या शब्द बना? नया शब्द क्या बना? ये सूखा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि शब्द लिया हमने लड़, ठीक है, और इसके हमने आई प्रत्यय जोड़ दिया तो नया शब्द हमारा क्या बना? लड़ाई। क्या बना? लड़ाई। तो ये तो थी आपके कृत प्रत्यय के एग्जाम्पल, और भी काफी एग्जाम्पल है बेटा। जैसे कि हम जो ये हमारे कृत प्रत्यय हैं, इनसे हम भाववाचक संज्ञा भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बोल, धातु हमने लिया और यहाँ पे इस पे हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बना? बोली, ठीक है। ऐसे ही हंस, धातु है और इसके ई प्रत्यय जोड़ा, क्या बना? हंसी। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अपने तदित प्रत्यय के। तो मैंने क्या बताया था आपको? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे ये जुड़ते हैं। तो चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि भाववाचक संज्ञा से शुरू करते हैं। जैसे बुरा, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। इसके पीछे हमने आई प्रत्यय जोड़ दिया तो नया शब्द क्या बना? बुराई। ऐसे ही एक और शब्द लेते हैं, जैसे कि नीला। शब्द हमने क्या लिया? नीला। ये क्या है? संज्ञा है, और इसमें ई मा, ये क्या हमने जोड़ दिया? प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हुआ? इसका नया शब्द क्या बनेगा? नीलिमा, नीलिमा। ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने संज्ञा ली इसकी लोहा, ठीक है। क्या संज्ञा ली? लोहा, और इसके हमने आर प्रत्यय जोड़ दिया। नया क्या शब्द बना हमारा? लोहा से लोहार, ठीक है। इसको हम लुहार भी बोलते हैं, और ये क्या बना? नया हमारा संज्ञा शब्द ही बन गया। ऐसे ही हमने लिया शब्द लिया हमने दुकान। क्या लिया शब्द? दुकान, और इस पे दार प्रत्यय हमने जोड़ दिया। नया शब्द क्या बना हमारा? दुकानदार। ऐसे ही हमने शब्द लिया मामा, और इसमें हमने एरा प्रत्यय जोड़ दिया तो नया शब्द हमारा क्या बनेगा? ममेरा। क्या बनेगा नया शब्द हमारा? ममेरा। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम लेते हैं जो कि विशेषण शब्द बनाते हैं। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल लिया गुण, ठीक है, गुण, और इसके पीछे हमने लगा दिया वती। वती क्या है? इसका प्रत्यय है, और नया शब्द क्या बना? गुणवती। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने संज्ञा ली यहाँ पर दया,
दया हमने संज्ञा ली और इसके बाद हमने जो है आलू ये प्रत्यय जोड़ दिया, तो नया शब्द क्या बना, दयालु। अब देखो, अब यहाँ क्या आलू का अपना कुछ अर्थ है, आलू। अब आप कहोगे कि मैम आलू का तो अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर ये आलू के अर्थ में तो नहीं है ना, ठीक है। तो प्रत्यय, क्योंकि इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता। तो ये थे हमारे विशेषण प्रत्यय। अब काफ़ी जगह ऐसा भी होता है कि एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही होते हैं। मैं एक एक एग्जाम्पल ऐसा आपको देती हूँ। जैसे कि हमने शब्द लिया बेईमानी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बे, ठीक है, प्लस में ईमान और ई, तो बे उपसर्ग, ई यहाँ के पर क्या हुआ, प्रत्यय। ऐसे ही हम शब्द लेते हैं स्वतंत्रता, तो इसमें स्व उपसर्ग है, तंत्र मूल शब्द और ता जो है वो प्रत्यय। और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें दो दो प्रत्यय जो है लगे होते हैं, जैसे कि ईमानदारी। अब हमने शब्द यही लिया, यहाँ पर नया शब्द है ईमानदारी। तो यहाँ हम बात करें तो ई मान, ईमान, ईमान क्या है, ये तो हमारा मूल शब्द है, ठीक है। और यहाँ पर दार प्रत्यय है और साथ में ई भी इसमें प्रत्यय ही है। ऐसे ही राष्ट्रीय शब्द राष्ट्रीयता, तो इसमें राष्ट्र क्या है, उपसर्ग मूल शब्द है, ई और ये क्या है, प्रत्यय, और ता भी हमारा प्रत्यय है। तो बच्चों आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, और आपको ये अच्छे से पढ़ना है, कंटिन्यूस देखना है, बीच बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो रह जाते हैं। और बेटा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको प्रत्येक वीडियो जो है वो मिलती रहे। धन्यवाद।